नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कल जुमा है, अब अगली लड़ाई होने वाली है और इस बार लड़ाई धर्म के नाम पर होगी। इसका सैंपल बिहार से मिल गया। जिस मौलाना को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया, ये सोचकर बनाया कि मौलाना साहब नीतीश कुमार की बात समझेंगे, वक्फ बिल पर साथ देंगे, वो मौलाना गुलाम रसूल बलियावी बिल के खिलाफ हो गए हैं, रातों रात खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने सड़क पर उतरने की धमकी दे दी है और ऐसे एक नहीं, दर्जनों मौलानाओं ने आज ही चेतावनी जारी कर दी है। इसमें अब कोई शक नहीं कि वक्फ बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, यहां से शुरू होगी। याद कीजिए, जब सीएए का कानून बना, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हुए, कानून बना और फिर अगले ही जुमे पर देश में दंगा शुरू हो गया। शाहीन बाग तक बात पहुंच गई। तो क्या इस बार भी मौलाना कुछ बड़ा सोच रहे हैं? लोकतंत्र में फैसला संसद से लागू होता है, मगर देश के कुछ मौलाना और मोदी विरोधी मुसलमानों को आज से ही गुमराह करने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है, धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने। आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप। मोदी को धमकाने के लिए, मोदी को डराने के लिए, वक्फ बिल पर मोदी को पीछे हटाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक एक नया तांडव शुरू हुआ। राज्यसभा के भीतर इंडी ने अपने मुस्लिम सांसदों को उतारा, सबके हाथ में एंटी मोदी स्क्रिप्ट ही पकड़ाई और जो कैमरे पर आया उसने वक्फ बिल के पीछे छिपकर मुसलमानों को मोदी के खिलाफ ही भड़काया, मुस्लिम भाइयों को मोदी के खिलाफ ही उकसाया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। सबका साथ, सबका विकास बंद करो। पहले अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। डायरेक्ट अटैक ऑन फेडरलिज्म कि वो वक्त जायदाद जिन पर सरकारी एजेंसियां काबिज हैं, उन्हें वापस वक्फ बोर्ड को दिया जाए। नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, इमरान प्रतापगढ़ी, मुजीबुल्लाह खान, राज्यसभा में एक के बाद एक सारे मुस्लिम सांसद आते गए, वक्फ बिल के खिलाफ डर और खौफ का माहौल बनाते गए, भ्रम फैलाते गए। वक्फ संशोधन बिल को कल देर रात लोकसभा से ग्रीन सिग्नल मिल गया। बिल के फेवर में 288, बिल के अगेंस्ट 232 वोट पड़े और इसके बाद गुरुवार की तैयारियां शुरू हो गईं। राज्यसभा में बिल का रास्ता रोकने के लिए मीटिंग्स शुरू हो गई, स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई। एक स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लिखी गई, लिखने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कहा, अंधेरी रात में काला विधेयक पास हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा में बिल पास होने को डार्क डे कहकर फैलाना शुरू किया। पब्लिकली धमकी भरे अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह को चेताना शुरू कर दिया और अगले दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में बिल पर चर्चा से ठीक पहले मोदी सरकार की विदाई वाला टेप बजाना शुरू कर दिया। खतरे की घंटी का नैरेटिव फिट कर दिया। ये खतरे की घंटी है सारे धर्मों के लिए। राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा जैसी संभावना लग रही, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे लोकसभा का। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खतरे की घंटी है 288, 72 से सिर्फ 16 आगे। तो कभी भी किसी भी समय खतरे की घंटी सरकार पर अब बजने लगी है। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए, देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं वो सबसे बड़े देशद्रोही निकले
और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं रही, ये गरीब, मिस्कीन, बेवा, ऑर्फन की ज़मीन या प्रॉपर्टी जिस के लिए दान किया जाता है उसको हड़पने की साजिश है ये। राज्यसभा में बिल के खिलाफ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसकी लाइन लेंथ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग में ही तय हो गई। सोनिया गांधी ने वक्फ संशोधन बिल को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला एंगल देकर उसे संविधान पर सीधा हमला बताया। उधर तमिलनाडु में स्टालिन ने काला पट्टा लगाया, मैसेज दिल्ली तक पहुंचाया। स्टालिन का यह मैसेज डीएमके के राज्यसभा सांसदों के लिए था। राज्यसभा में वक्फ बिल विरोधी पटकथा एक ज्वाइंट डायरेक्शन में लिखी गई, जिसमें साउथ से स्टालिन ने मसाला भरा और दिल्ली में सोनिया गांधी ने नैरेटिव गढ़ा। और इसके बाद विपक्ष के सारे मुस्लिम सांसदों ने वक्फ बिल के पीछे छिपकर मोदी पर सीधा हमला शुरू कर दिया। राज्यसभा में मुसलमानों को भड़काने धमकाने वाला यह प्रयोग कैसे हुआ, सब दिखाएंगे, मगर उससे पहले संसद के बाहर सड़कों की तस्वीरें देखिए। सबको पता है लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी बिल का पास होना तय है। नंबर गेम में एनडीए को ही एज है और ये सोचकर ही विरोधी खेमा मुसलमानों को दिन रात सुबह शाम उकसाने वाले मौलाना सन्न है। अपना ही संशोधन, अपने ही लोग, अपना ही मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। आपको क्यों शौक घुसा है हमारे अंदर घुसने का? आप चाहते हैं कि माहौल खराब हो, आपकी नीयत खराब है। नीयत तो आपकी हमेशा खराब रही। हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। हम इस बिल को सिरे से नकारते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा मानना पड़ेगा, मैं उसी तरह कहता हाँ, नहीं मानेंगे, आपको बदलना पड़ेगा। इस दौर में कातिल किस्सा कोई नहीं है। आग तो लगी है पूरे शहर में, लेकिन यह आम खबर है कि जला कोई नहीं। लेकिन हमने पहले कहा कि जिन लोगों ने वोट लेकर धोखा दिया है वो बिल पास करा चुके हैं, लेकिन अब खुद बिल में जाएंगे। ये धार्मिक मामला है, इसमें सेकुलर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। धोखा दिया जा रहा है। हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये वक्त जो है जो धार्मिक नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक ये कानून इन्हीं ने पास किया है जो दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। टोटल धोखा दिया है। इनकी सजा उनको इलेक्शन में मिलेगी, भुगतना पड़ेगा इनको। दलितों पर भी हमला होगा, उनकी फैसिलिटीज खत्म की जाएंगी, ये गुरुद्वारों पर भी हमला होगा और आखिर में नौबत मंदिरों की आएगी। वक्फ बिल पर मुसलमान बंट चुके हैं। एक खेमा वो है जो खुलकर लोकसभा में पास हुए मोदी सरकार के लाए वक्फ बिल का स्वागत कर रहा है, राज्यसभा से बिल पास होने का इंतजार कर रहा है। जबकि दूसरा खेमा वो है जो अभी से पैनिक बटन दबा चुका है, मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहा है, नए सिरे से हंगामा करने वाले प्लान पर काम कर रहा है। ऐसे एक नहीं 50 मौलाना लोकसभा में बिल पास होने के बाद से ही एक्टिव हो गए हैं। जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले सबकी दुकान खुल गई है और हर दुकान में बस यही टेप बज रहा है कि लोकसभा में तो बिल पास हो गया, अब राज्यसभा में बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान की सड़कों को कैसे हाईजैक करना है, मुस्लिम मोहल्लों में भाईजान को कैसे इकट्ठा करना है, शुक्रवार को मस्जिद मस्जिद मोदी सरकार के खिलाफ कैसे हल्ला बोलना है। नए पुराने वीडियोस के साथ सबकी तैयारी अभी से होने लगी है। औकाफ का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है। ये बहुत बड़ा मसला हमारे सामने है। देखो, हमने आज हाथों में पट्टी, एक एहतिजाज की शक्ल में हाथों में पट्टी बांधकर जिम्मे को जाओ, पट्टी बांधकर वापस आओ, लोगों को बताओ कि औकाफ का मसला हुकूमत की साजिश, हुकूमत का प्लान हमको किसी सूरत में कबूल नहीं है। ये एहतिजाज का मुकदमा है। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख के होता है क्या? हम किसी सूरत में हमारे औकाफ को इन लोगों के हवाले कर ही नहीं सकते, चाहे हमको हमारी जानों की कुर्बानी ही देना क्यों ना पड़े। ऐ हुकूमत हिंद, फौरन अपना ख्याल बदल ले। फैसला अगर नहीं बदलोगे अल्लाह का अजाब उतरेगा। ये कमजोर तुम्हारी कुर्सियां भी ढेर हो जाएगी। तुम्हारी कुर्सियां इस वक्त मजबूत नहीं है। जनाजा उठने में देर नहीं लगेगा, अर्थी उठने में देर नहीं लगेगी। हमने अंबानी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसका पूरा महल तो हमारे ही औकाफ में है।
तुमने हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया? पूरे एयरपोर्ट का पूरा हिस्सा हमारे ही तो औकात में है, हमारी ज़मीन है, खाने वाले हम हैं। अगर शरीयत के मुताबिक खाते हैं अजर मिलेगा, शरीयत के खिलाफ खाते हैं हमारे और हमारे अल्लाह के बीच का मसला है। तुम जैसे लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं। खैरात अगर लेना चाहते हो भीख मिल सकती है, औकात का इतना हिस्सा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। जब तक सब मिल के इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, हम सबको एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हैं उन्हें मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कोई भी वक्त होगा, किसी भी लम्हे जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज देगा तो हम उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उठेंगे, एक साथ उठेंगे और इस लड़ाई में उनके साथ रहेंगे जब तक अल्लाह हमें फतह नहीं देता है। और हम नुसरत इलाही पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, इसलिए कि हम अपनी मिल्कियत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अल्लाह के हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जमीन को बचाना चाहते हैं। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदानी अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ये मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ज़बरदस्ती है और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने से पहले मौलानाओं के इस भड़काऊ बोली के पीछे है मोदी विरोधी सियासी टोली। वही टोली जिसने बुधवार को लोकसभा में सबका नंबर आएगा वाला झूठ फैलाया, मगर बिल पास होने से फिर भी कोई रोक नहीं पाया। पीसी का सदस्य भी बनाया था और अब उस टोली ने गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल पर फॉल्स नैरेटिव बनाया, मुसलमानों को उकसाया और इसके लिए इंडी के तमाम मुस्लिम सांसदों ने सिर्फ शोर मचाया, भ्रम फैलाया। जेपीसी का सदस्य भी बनाया था और इसकी शुरुआत की कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने, जिन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत ही मोदी बैशिंग से की। क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? 1995 में वक्फ बिल में नसीर हुसैन 400 का नारा ढूंढने लगे, 240 करने लगे, पार्टी हाईकमान के ऑर्डर को फॉलो करने लगे। ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। 2024 में इनको याद आ गया वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। नसीर हुसैन ने राज्यसभा में वही कहा जो उन्हें बिल पेश होने से पहले समझा बुझाकर भेजा गया था। मगर वक्फ बिल पर बात करते करते उन्होंने एक गलती कर दी और सामने बैठे अमित शाह ने नसीर हुसैन की वो गलती चुटकियों में पकड़ ली। बार बार ये कहा जा रहा, आज भी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड
ये सबसे बड़ा एलिगेशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ है सर, और ये सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है। आज भी यहाँ पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते। कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं? कितने केसेस कैसा हो रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में? मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। वो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। जिस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के सांसद वक्फ बिल पर आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ मुसलमानों को बरगला रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में मजलिसे उलेमाए हिंद के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिल्कुल यही सीन एक दिन पहले भी दिखा था। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी और दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना कैमरे के सामने हेट स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे थे। इससे यह साफ पता चल रहा है कि सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बिल के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मोदी विरोधी सियासी पार्टियों, मौलानाओं की टोली और मुस्लिम बोर्ड की साठगांठ है। आपने इतना बुलडोजर चलाया है, इतना चलाया है कि आप विश्वास आप पर नहीं करेगा, नहीं होगा। आप कुछ भी बोल लो, आपका तीर कहीं और है, निशाना कहीं और है। उस उद्देश्य से ये काम करेंगे कि इसमें सफलता आपको नहीं मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब भी बेरोजगारी इन सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी ही हैं। तभी तो वक्त की बात करते करते शिवसेना यूबीटी के संजय राउत राज्यसभा में खड़े होकर जिन्ना जिन्ना चिल्लाने लगे, पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगे और गरीब मुसलमानों के हित के लिए लाए गए मोदी के बिल पर हंसी मजाक करने लगे, मोदी को ताने मारने लगे। मगर फिर इसका जवाब जेपी नड्डा ने भी दे दिया। ठाकरे की पार्टी के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया। पूरे इंडी को वक्फ बिल पर फैलाए जा रहे झूठ पर एक्सपोज कर दिया और कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल कैसे किया इसका कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। सर, मैं देख रहा हूं कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण
ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला, अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है, किन लोगों ने अलग रखा है, किन्होंने उनको डरा के रखा है, किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है। और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। आज हम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है। हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन पढ़ते हम हैं, लोग यहाँ अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। अब हम किसको जवाब दें? वक्फ बिल पर देश के मौलाना आपस में बंट गए हैं। जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना बयानों में सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना मुजम्मिल ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। जुमे से ठीक पहले इस तरह के बयानों से माहौल बहुत गर्म हो गया है। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल्ला सलीम, मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी, मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ बिल पास होने पर सरकार को बधाई देते हुए बहुत गंभीर आरोप उन मौलानाओं पर लगाए हैं जो वक्फ बिल पर शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। वक्फ के नाम पर लूट खसोट और बेशकीमती जमीनों पर भूमाफिया के कब्जों का क्या है सच, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो भारत के मुसलमानों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन नहीं जनाब, बेच कर आलीशान बिल्डिंग बना। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है, प्रूफ है, दलाइल हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पर डाका किसने डाला? वक्फ के नाम पर मुसलमानों का हक किसने लूटा? वक्फ की प्रॉपर्टी को हेरा फेरी पर किसने बेचा? वक्फ बिल पर देश का मुसलमान किसके साथ? जी, हमारे लिए तो बड़ी खुशी का दिन है कि आज ये वक्फ बिल जो है पास हो गया है, जिस पर लैंड माफिया लोग ने कब्जा करके रखे थे तकरीबन 75 सालों से। इसको बेच दे रहे थे, खा ले रहे थे बेच के। अब कोई लैंड माफिया जमीन को बेच नहीं पाएगा। वक्फ बिल पर हाय तौबा कौन मचा रहा है? बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को कौन डरा रहा है? वक्फ बिल पर देश के मौलाना किसके साथ हैं? कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा का नाम लेके मुसलमानों को डरा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनसे ये पूछो, अगर इतना ही पेट में दर्द था तो जब इन गरीब लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए तब तुम कहां थे पूरे मुल्क में? तब तुमने जगह जगह जाकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाले दलों को क्या बिल से झटका लगेगा? क्या मुस्लिम वोट पर जिंदा पार्टियों को जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब हमारी उस पे तो जिंदा हैं, हमारे वोटों पे। अगर मुसलमान वोट ना दें इनको तो इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी की आई हैं वो सब मुसलमानों के दल पे आई हैं। और ये समझिएगा कि यादव ने खुद उनको वोट नहीं दिया, यादव ने वोट नहीं किया यूपी में, मुसलमानों ने भर भर के किया है।
आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जितनी सीटें केजरीवाल को आई हैं वो 74% जो मुसलमानों ने वोट किया है उसकी वजह से आई हैं। नहीं तो अगर ये मुसलमान वोट नहीं करते उसको तो 0/0 हो जाता। वक्फ बिल पर देश का आम मुसलमान, देश का पसमानदा मुसलमान, देश का गरीब मुसलमान, शिक्षा से वंचित मुसलमान, मेहनत मजदूरी करने वाला मुसलमान हैप्पी मूड में है। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अभी तक देश के आम मुसलमानों को यह पता तक नहीं था कि वक्फ बोर्ड से कोई फायदा भी होता है। उन्हें तो बस इतना पता था कि वक्फ बोर्ड मस्जिदों, खानकाहों और कब्रिस्तान की देखभाल करता है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उससे कितनी कमाई होती है। इसी बात का फायदा अरशद मदनी, महमूद मदनी और ओवैसी जैसे चंद लोग उठा रहे थे। मोदी सरकार जब आम मुसलमानों के हितों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल ले आई तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाया। अरशद मदनी और महमूद मदनी ने सड़क पर संग्राम और ना जाने किस किस चीज की धमकी सरकार को दे डाली। बिल से अरशद मदनी और महमूद मदनी को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लगी? इसका खुलासा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने किया। अरशद मदनी ने आईटीओ पर 1 बीघा वक्फ जमीन पर दफ्तर खोल रखा है। महमूद मदनी ने आईटीओ पर ही 2 बीघा जमीन घेर रखी है। यह जमीन वक्फ बोर्ड की है जिसकी कीमत कई 100 करोड़ है। अगर इसका किराया वसूला जाए तो लाखों में जाएगा। दोनों से वक्फ बोर्ड को इसका एक ढेला भी नहीं मिलता है। 2 बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद तंजीम एक है, उसके सदर 2 हैं और दोनों ने वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपने अपने बड़े बड़े दफ्तर बना रखे हैं। और आईटीओ पर जो प्राइम लोकेशन है दिल्ली का, उस प्राइम लोकेशन पे वो दफ्तर हैं जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में, कई 100 करोड़ रुपए का एक दफ्तर। 1 बीघा जमीन मौलाना अरशद मदनी के पास है, 2 बीघे के करीब जमीन मौलाना महमूद मदनी के पास है, जिनकी सैकड़ों करोड़ में जिनकी वैल्यू है। उसका वो किराया भी नहीं देते और उसको छोड़ते भी नहीं। और यही लोग ज्यादा हाय हुल्ला कर रहे हैं कि वक्फ बिल में संशोधन क्यों आ रहा है। सवाल ये है कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी के खुद दुश्मन हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है और हम वक्फ बोर्ड को उसका किराया तक नहीं देते। जमीयत से अगर कोई पूछे कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप देते हो, कितनी बेवाओं को पेंशन देते हो, आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमने कब्जे में कर रखी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। वक्फ की जमीन लूटने, बेचने, उसकी कमाई हड़पने का खेल ना तो नया है और ना ही दिल्ली तक सीमित है। संसद में वक्फ बिल फाड़ने वाले ओवैसी के शहर हैदराबाद में वक्फ के नाम पर महालूट का आरोप मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने लगाया। मौलाना का दावा है कि हैदराबाद में वक्फ की एक प्रॉपर्टी का किराया 25,000 रुपए महीना है। वक्फ बोर्ड को सिर्फ 2,500 रुपए मिलते हैं। 22,500 हैदराबाद के वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाए बैठे लोग खा जाते हैं। यह सिर्फ एक बिल्डिंग का हाल है। सोचिए, निजामों की राजधानी हैदराबाद में तो सैकड़ों वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वहां कितनी बड़ी लूट हो रही है। वक्फ की जमीन बेची जा सकती है? नहीं बेची जा सकती। आपकी मस्जिद की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी मुतवल्ली नहीं बेच सकता। मदरसे की जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी ये मोहतमिम नहीं बेच सकता। लेकिन बेची गई, करोड़ों की आमदनी है। हैदराबाद में एक बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए है महीने का, लेकिन उसका वक्फ बोर्ड के फॉर्म में सिर्फ 2,500 लिखा जाता, बाकी 22,500 रुपए पॉकेट में जाता। कौन है बेईमान? हम और आप हैं बेईमान। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के मदरसों को बंद करने का ऐलान किया। हाई कोर्ट ने याचिका किसने दाखिल की? किसी हिंदू भाई ने? नहीं, मदरसों को बंद करने के लिए याचिका दाखिल की किसने? 5 लोगों ने, 5 में से 4 मुसलमान था याचिका दाखिल करने वाला। 1970 से लेकर सन 2002 तक सिर्फ सूबे महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ एक छोटे से सूबे में 70,000 एकड़ जमीनें बेची गई। बेचने वाला कोई योगी और मोदी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग नहीं थे। बेचने वाला मुस्लिम कौम के रहबर और रहनुमा थे।
दिल्ली, हैदराबाद की चंद नजीरें तो आपने मौलानाओं की जुबानी सुन ली। अब आपको बिहार का भी हाल समझ लेना चाहिए, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत के दोनों धड़े और कई मौलाना वक्फ बिल पर मरने मारने की बातें करके मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं, लेकिन मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उनकी पोल खोल दी। एक घर है, मिसाल के तौर पर आपके शहर कटिहार में वक्फ का घर है, बिल्डिंग है, उसका किराया अब से 50 साल पहले उस घर का 50 साल पहले 100 रुपए रखा गया। 50 साल पहले का किराया आज 100 ही रुपए दिया जा रहा। हालांकि उसका मौजूदा किराया 25,000 रुपए हो गया। 25,000 रुपए लेता है किराया कौन? जो वक्फ का जिम्मेदार है, लेकिन वक्फ की रजिस्टर्ड में सिर्फ 100 रुपए लिखता है। अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे कि मौलाना मिस्टर मोदी जी कानून लेकर आए, हम विरोध करेंगे। अरे हमारा अमल दावत देता है उनको कानून बनाने पर। उसका मिनिस्टर ने क्या कहा? मुसलमानों के पास जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उनमें सालाना जो इनकम आना चाहिए वो 9.5 लाख हजार करोड़ जमा होना चाहिए। उनके हिसाब से नहीं हो रहा इतना पैसा जमा। अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी को जमा किया जाए तो हम भारत के अंदर 10 दिन तक पूरे भारत के लोगों को बिठाकर खाना खिला सकते हैं, इतनी आमदनी। वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझने वाले यही मौलाना और नेता अब बेचैन हैं। उन्हें डर है कि 70 साल से वक्फ की प्रॉपर्टी से जो कमाई कर रहे थे, कहीं वो छिन न जाए, कहीं उसका हिसाब किताब ना देना पड़े। इसलिए बिल के नाम पर बवाल करो और गरीब मुसलमानों को सड़क पर उतार दो। माया ये मत बताओ कि वक्फ तरमीमी बिल में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मुतवल्ली नहीं मालिक बन सकते? उनमें नहीं इतनी हिम्मत की वक्फ की जायदाद को बेच के दिखा दे? वक्फ बोर्ड नहीं रजिस्ट्री करवा सकता, बाकियों को तो छोड़ो। वक्फ पर मोदी विरोधी नैरेटिव बनाने वालों को यूपी के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी जोर का झटका धीरे से दिया है। बरेली के मौलाना ने जो कहा वो देश के मुसलमानों को गौर से देखना और सुनना चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का पास होना बुराई पर अच्छाई की जीत है। पहले वक्फ पर काबिज लोग भू माफिया की तरह काम करते थे। वक्फ की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे। वक्फ की कमाई से जो पैसा गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए था, वो अपनी जेब में रख लेते थे। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। मैं तमाम उन मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीजें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थी। मगर अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर हमें उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक तंगी में एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ जमीन है, सेना के पास 17 लाख एकड़ जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ के पास अचल संपत्ति, खेत, मकान, मस्जिद, दुकान के नाम पर 8.73 लाख एकड़ जमीन है। इससे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई हर साल होती है।
देश के कई मौलाना उन पार्टियों और मुस्लिम जमातों से इस अकूत कमाई का हिसाब पूछ रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने पूछा कि क्या आजादी के बाद इन प्रॉपर्टियों का मुसलमानों के हित में इस्तेमाल हुआ? क्या इन प्रॉपर्टियों से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या इनसे मुस्लिम समाज की बेवाओं, यतीमों के लिए काम किया गया? अगर हां तो हिसाब दें, अगर नहीं तो बताएं कि पैसा कहां खर्च हुआ। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लेकर बड़ा हाय हुल्ला कर रही हैं, उनके लिए कुछ सवालात हैं। सवाल ये है कि अब से पहले जो पार्टियां रोल कर रही थी, कांग्रेस है, समाजवादी है, कोई भी है, क्या उनके वक्त में इन प्रॉपर्टियों का मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ? क्या इन प्रॉपर्टियों से मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली? क्या इन प्रॉपर्टियों से बेवाओं को, यतीमों को कोई कहीं काम किया गया? पहले भी ये प्रॉपर्टियां सरकारों के पास थी और सरकार ही उसको रोल करती थी। सरकार के ही चेयरमैन होते थे, सरकार के ही मेंबर होते थे और वो अपनी मर्जी से इन प्रॉपर्टियों को किसी को भी नीलाम कर देते थे। बहुत सारी प्रॉपर्टियां, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में तकरीबन 250 बीघे जमीन वो सरकारों के पास है। केंद्र सरकार के पास है, उसकी एजेंसियों के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, उसकी एजेंसियों के पास है। उनका ना तो सरकार किराया देती है और ना उनको छोड़ती है। तो जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनको पहले तो ये चाहिए था कि जब ये प्रॉपर्टियां सरकार ले रही थी, यानी वही पार्टियां ले रही थी जो आज इसका विरोध कर रही हैं, तो उनको चाहिए था या तो उनको वापस करती है, उनको उसका किराया देती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब सबको हिसाब देना पड़ेगा। यह कहकर काम नहीं चलेगा कि वक्फ मुसलमानों का जाति मामला है, इसमें सरकार दखल नहीं दे सकती। देश का आम मुसलमान भी यही चाहता है कि वक्फ का हिसाब किताब साफ हो, इसकी कमाई मुसलमानों और देश की भलाई में लगे। इसीलिए मुंबई से दिल्ली तक मुसलमान एक सुर में बोल रहा है, थैंक यू मोदी जी। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो वक्फ बोर्ड तो आज तक पता ही नहीं चलता था आम मुसलमानों को कि वक्फ बोर्ड है क्या, इससे लाभ किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये तो पता ही नहीं चलता था। आम मुसलमानों को तो पता ही, ये कुछ लोगों को पता चलता था वक्फ बोर्ड क्या है, उनसे उसका लाभ उन्हीं को मिलता था। बाकी अभी तक मैंने सुना ही नहीं कि वक्फ बोर्ड से किसी को लाभ मिला हो। असल में वक्फ का फ़ायदा अब मुसलमानों को मिलेगा, जो होता है वक्फ का फ़ायदा अब मिलेगा, क्योंकि अब जो भी इसकी एडिटिंग वगैरह जो भी होगा, कितना आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा है, वो अब आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये तो वर्गलाने का काम करे। विपक्ष हमेशा हमारे खिलाफ ही जाई गई है, हमको वर्गलाई है, हमको हमेशा बहकावे में रखे वो अपना वोट बैंक हासिल करती रही है, लेकिन अब नहीं चलने वाला है। मोदी जी आ गए ना, मतलब संभव है उनका। सारी योजनाएं आपने हमें सक्षम करने के लिए दिया, हमें अपने पैरों पे खड़ा किया, हमें एक ताकत दी है आपने, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार और हमारा साथ आपके साथ रहेगा हमेशा। थैंक यू मोदी जी। 3 तलाक पर कुछ मौलानाओं ने मुसलमानों को इसी तरह भड़काया और डराया था। अब वही काम वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। वो समझ गया है कि सच कौन बोल रहा है और कौन उनसे खिलवाड़ कर रहा है।